हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शिक्षण अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यानी कि 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें 20-20 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से हमने 200 से ऊपर क्वेश्चन को कवर कर लिया है। सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया है, आप 12 यानी 12वें प्रैक्टिस सेट को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसको अटेम्प्ट करने के बाद आप पीछे के जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके साथ साथ बहुत ऐसे क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, जिसमें जब से एग्ज़ाम हो रहा है आपका यूजीसी नेट का, तब से और 2019 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के, उनको एक जगह संकलित करके जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे प्रत्येक यूनिट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक जगह संकलित करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो और आप इजी वे में एक यूनिट के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसके बेस पे जो है अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकें। तो आप सभी क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करिएगा और सभी का आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर पहली बार में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं होते तो आप सेकेंड टाइम इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो जब तक 20 क्वेश्चन आपके सही नहीं हो जाते तब तक जो है आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपके जो है ये 20 क्वेश्चन जो है आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं, यह उत्सुकता क्यों है? हमें बताना है कि कक्षा में कुछ छात्र जो है सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, तो यह उत्सुकता उनके अंदर क्यों होती है, इसके बारे में हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला है, वे मेधावी छात्र होते हैं। मेधावी का मतलब बहुत ही अच्छे, बुद्धिमान, पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए वो उत्सुक हैं। बी जो है आपका संपन्न परिवार से संबंधित है, यानी कि जिनके घर में या परिवार में जो उनके पेरेंट्स हैं वो अच्छे खासे अर्निंग करते हैं, तो संपन्न परिवार से संबंधित हैं। फिर सी जो है कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु, और डी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण बनाने के लिए जो है कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कारण है जिससे जो है कक्षा में विद्यार्थी अपनी उत्सुकता को दिखाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वे मेधावी छात्र हैं, यानी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो कक्षा में सीखने के लिए अति उत्सुकता जो है अपनी व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी को एक अच्छी चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। आप क्वेश्चन को जब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप उसको आंसर करने में बहुत ही ईजी होता है आपको, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रेट करें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि कक्षा में कोई छात्र जो है सही आंसर नहीं देता, सही उत्तर नहीं देता, तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो हमें यह बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन दिया गया है छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना, यानी कि छात्र को जो है कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल जो करके उसको यह एहसास दिलाना कि तुम कक्षा में सही आंसर नहीं दिए हो। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है छात्रों को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, और सी ऑप्शन है सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना, और डी ऑप्शन दिया गया है गलत उत्तर की अपेक्षा करना, अगले प्रश्न पर आना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि छात्र को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका एक ऐसा यूनिट है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपको आते हैं जो आपको अपने तर्क और अपने ज्ञान के आधार पे जो है उसका आंसर करना होता है, क्योंकि वैसे केसेस जो है आपके
एजुकेशन लाइफ में होती रहती हैं। कॉलेज लेवल पे आपने स्टडी की, फिर एकेडमिक लेवल पे आपने स्टडी की, तो वैसी जो है घटनाएं आपके साथ बहुत बार घटित हुई होंगी। तो आप उन घटनाओं के आधार पे जो है इनका आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। सपोज करिए कि एक छात्र है जो शिक्षक से कक्षा में कुछ प्रश्न पूछ लेता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा जवाब नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति में कोई शिक्षक पड़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, हमें इन चारों ऑप्शन में से बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी अस्पष्ट जवाब दें। बी ऑप्शन है छात्र को यह कहना कि वह ज़्यादा अप्रासंगिक प्रश्न न पूछे। सी ऑप्शन है छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। और डी ऑप्शन है छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। छात्रों को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाएं, आप टीचर हैं सपोज करिए, तो आपको कहना क्या है कि हम जो है उसका आंसर, जैसे कोई भी टीचर कहता है, आपने स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे कि अगर किसी चीज़ का उनको आंसर नहीं पता है या किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो कहते हैं कि हम आपको नेक्स्ट डे जो है इस तथ्य पे चाहे इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फंसने पे है छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे या नेक्स्ट डे दे देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है? इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता। बी ऑप्शन है सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं। सी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यह पूछा गया, एक बार और आप स्पष्ट रूप से इस प्रश्न को पढ़िए। यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, यानी शिक्षक के जो भी आदर्श हैं उसको छात्रों तक पहुंचाने या उनको सूचित करने में विफल रहता है, तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है, यानी उसका संभावित परिणाम पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से। तो उपरोक्त में से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कक्षा में अनुशासनहीनता हो सकती है। बी जो ऑप्शन है सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि भी खो सकते हैं। और सी जो ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। ये तीनों जो है आपके परिणाम हो सकते हैं अगर आप छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहते हैं तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है कि अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी है, कोई छात्र है, क्लासरूम में वो बैठा है और टीचर क्लास ले रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमें इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ को दोहराना। बी ऑप्शन है पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। सी ऑप्शन है छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना। डी ऑप्शन है अगले विषय पर बढ़ना। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अगर आप क्लासरूम में टीचर हैं, एज ए टीचर हैं और आप क्लास ले रहे हैं, आपको लगता है कोई विद्यार्थी है जिसको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में आपको पाठ को उचित उदाहरण यानी कि अच्छे एग्जाम्पल को देकर उसको फिर से समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 5 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6 और यह इस प्रकार का प्रश्न है कि जिसमें किसी तथ्य पे या किसी कॉन्सेप्ट पे कोई वक्तव्य या सेंटेंस दिया रहता है और उससे संबंधित जो है कुछ कथन दिए रहते हैं, हमें बताना होता है कि इनमें से कौन सा राइट है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। तो यहाँ पे कक्षा में आदर्श स्थिति पर जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कक्षा में आदर्श स्थिति इन सभी कथन में से किसको माना जा सकता है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। सेकंड दिया गया है छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं। तीसरा दिया गया है शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। और चौथा दिया गया है शिक्षक सीखने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। पहला है आपका कि एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है, यानी कि कोई भी एक अच्छा शिक्षक है तो वो जिस टॉपिक को पढ़ाने वाला है आज के डेट में तो उसको क्या करता है, प्रिपेयर होके आता है। जब वो प्रिपेयर होके आता है तो उस टॉपिक को या उस तथ्य को जो है बेहतर तरीके से जो है एक्सप्लेन करके छात्रों को समझा सकता है। तो एक शिक्षक जो है अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होके आता है कक्षा में। और थर्ड जो है आपका शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं, यानी कि शिक्षक और छात्र जो है किसी भी विषय पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर यही पूछा गया है कि कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। तो ये जो है आपका पहला सही है और तीसरा सही है। ये दोनों जो स्थिति है कक्षा में एक आदर्श स्थिति के रूप में मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया गया है कि शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पर पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें। तो यहाँ शिक्षकों की 4 श्रेणियाँ दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पर पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे। पहला है आपका ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुदेश, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष अनुदेश, सी ऑप्शन है छात्र केंद्रित और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष अनुदेश। जब हम प्रत्यक्ष अनुदेश के अंतर्गत जो है ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो क्या होते हैं कि शिक्षक के सामने रहते हैं। यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया कि शिक्षकों की चारों इन श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक या औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें जो है छात्र शिक्षक के सामने रहे। तो प्रत्यक्ष अनुदेश के अंतर्गत प्रश्न नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक शताब्दी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है लोकतांत्रिक शिक्षण, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष शिक्षण, सी ऑप्शन है अहस्तक्षेप शिक्षण और डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार का शिक्षक शताब्दी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण जो है आपका शताब्दी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है। पहला है शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे, सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे और डी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थिति ले। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पे जो है व्याख्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको जो है हम अधिक वांछनीय अवयव मान सकते हैं।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है बलपूर्वक यह कहना कि बातें मत करो, यानी शिक्षक क्लासरूम में कहता है कि बातें मत करो, वो भी बलपूर्वक एंग्री होकर। और बी दिया गया है अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ से भी ऊपर कहना है, यानी कि वो जिस वॉल्यूम में बोल रहे हैं, यानी जिस वॉल्यूम में उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ करना। सी ऑप्शन दिया गया है शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखना। और डी ऑप्शन दिया गया है कक्षा में शोर की अपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया कौन है। शिक्षक को करना चाहिए कि वो शांत हो जाए और विद्यार्थियों की तरफ जो है अच्छे से देखता रहे। उस स्थिति में जो है छात्र टीचर्स को देखने लगते हैं कि आखिर टीचर्स को क्या हुआ, शिक्षक को क्या हुआ कि वो हमारे तरफ पूरी तरह से फोकस्ड करके देख रहा है। तो उस स्थिति में विद्यार्थी जो है शांत हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा, बिना मतलब कठोर दंड दिए। चाहे और कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया गया कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं। अगर सपोज करिए आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को उनकी उपस्थिति के लिए दोष देना। बी ऑप्शन है आपका शांतिमय ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना। सी ऑप्शन है शिक्षण के लिए किसी भी रुचिकर तकनीक का उपयोग करना। डी ऑप्शन है वो अनुपस्थिति के कारणों को समझने एवं उनके समाधान का एक प्रयास। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो अनुपस्थिति के कारणों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए और उनके समाधान का आपको प्रयास करना चाहिए, यानी कि बच्चे क्यों अनुपस्थित है। क्या मैं बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूँ, यानी जिस विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद वो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, इसके वजह से वो क्लास को बंक कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक पाठ्य विषय पाठ्यक्रमोत्तर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है, यानी कि शिक्षक की प्रवृत्ति किस प्रकार की है उसको परिभाषित करता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है अधिकारपूर्ण, फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पहला अधिकारपूर्ण, और बी ऑप्शन दिया गया है प्रजातंत्रवादी, और फिर डी ऑप्शन है अन्नमय, और सी ऑप्शन है आपका लचीला। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी लचीला। प्रश्न में यह पूछा गया है कि शिक्षक पाठ्य विषय और पाठ्यक्रमोत्तर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में भी तत्पर रहता है। और हमें यह बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। तो शिक्षक जो है लचीला है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता है और उस पर कार्य करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, सी यहाँ पर होना चाहिए और डी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, और लेकिन आंसर आपका पूरी तरह से सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया। बी ऑप्शन है उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना। सी ऑप्शन है शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। यहाँ दिया गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन का अर्थ दर्शाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है
कक्षा प्रबंधन के अर्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। पहला जो है आपका प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया, और बी जो ऑप्शन दिया गया है उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, और फिर शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करना। तो ये तीनों आपके कक्षा प्रबंधन के अर्थ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है। तो यहाँ पर बताना है हमें कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है अप्रभावी शिक्षण, यानी कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षण विधि जो है अप्रभावी है पूरी तरह से, यानी कि जो चीज़ भी आप बताना चाह रहे हैं वो विद्यार्थियों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाता। पहला ऑप्शन दिया गया है सदैव शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित ध्यान। फिर बी ऑप्शन है सदैव शिक्षण मानकों के पालन पर केंद्रित ध्यान। सी ऑप्शन है सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान जो है आपका अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है पूरी तरह से। बाकी दोनों आपका सही है, ये अप्रभावी शिक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण, यानी परिस्थिति जो भी है उसका सोचते हैं हम कि तत्काल नियंत्रण कर लें उन सभी चीज़ों पे, उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है अप्रभावी शिक्षण को जो है पूरी तरह से वर्णित करता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें दिया गया कि यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या बढ़ने में कमजोर छात्रों की हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की हो, तो यानी कि ज़्यादातर जो संख्या है कमजोर छात्रों की है आपकी कक्षा में, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। पहला जो ऑप्शन है बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षण की गति में वृद्धि करना ताकि छात्रों के समझ के स्तर में वृद्धि हो। सी ऑप्शन है अपने शिक्षण गति को धीमा रखें। और डी ऑप्शन है अपने शिक्षण गति को धीमा रखें एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। तो हमें बताना है कि कोई कक्षा है जहाँ पर बहुसंख्या यानी ज़्यादातर संख्या कमज़ोर विद्यार्थियों की है, तो उस स्थिति में एक शिक्षक को या एक टीचर को क्या करना चाहिए पूरी तरह से उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने शिक्षण गति को धीमा, यानी जिस प्रकार से भी हम पढ़ा रहे हैं अपनी उस गति को धीमा रखेंगे एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन देंगे, यानी कि जो मेधावी छात्र हैं उनको अतिरिक्त मार्गदर्शन देने का आप प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया गया कि यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतोतगत्वा सहायता कर सकता है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को और भी इजी वे में मैं बता दूं आपको कि यदि शिक्षण संस्थान जो भी है विद्यालय है कॉलेज में है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अंतोदत्गत्व सहायता कर सकता है, यानी किस स्थिति में जो है सहायता किया जा सकता है इस स्थिति से निपटने के लिए। तो पहला ऑप्शन है ऐसी बात को छात्रों के अभिभावकों के संज्ञान में लाना। बी ऑप्शन है शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करें। सी ऑप्शन है शिक्षक का ऐसी घटनाओं को सदैव प्राचार्य को रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक रहना। डी ऑप्शन है इन छात्रों के विरुद्ध अन्य शिक्षकों को संगठित करने का प्रयास करना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे, यानी कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां थीं और किस प्रकार से हमारे साथ जो है विद्यार्थी दुर्व्यवहार किए हैं, तो उस चीज़ों को समझना और उसमें क्या करना, व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करना। अपने व्यवहार में शिक्षक जो है अपने चरित्र के व्यवहार में सुधार लाने का उसको प्रयास करना चाहिए। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया कि एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव किस प्रकार की रखनी चाहिए, चारों ऑप्शन में से, यानी जिस प्रकार से वो बोलता है अपने स्वर की पिच को किस प्रकार से रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है उच्च पर्याप्त रखनी चाहिए, बी है कम रखनी चाहिए, सी मध्यम रखनी चाहिए, डी कभी कम और कभी अधिक रखनी चाहिए। तो जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो उसको किस प्रकार अपनी स्वर की पिच रखनी चाहिए, यानी किस प्रकार से वो बोलता है उस पर आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च पर्याप्त रखनी चाहिए। यानी कि अपनी स्वर के पिच को जब वो कुछ बोलता है तो उच्च यानी थोड़ा सा लाउड होना चाहिए ताकि जो बोलता है वो पहले डेस्क से लेके अंतिम डेस्क के बच्चों तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया गया कि एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा वैशिष्ट्य अपनाने चाहिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपको सटीक और कम स्वर, बी है लंबा स्वर, सी है सटीक और उच्च स्वर, डी है मध्यम स्वर। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सटीक और उच्च स्वर। प्रश्न में यह पूछा गया कि एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में इन चारों ऑप्शन में से वैशिष्ट्य अपनाने की जरूरत होती है। तो सटीक और उच्च स्वर, सटीकता का मतलब कि जो है इम्पोर्टेंट और ऐसी चीज़ें जो बच्चों पे अपना प्रभाव डालता हो, और अपने उच्च स्वर में उन चीज़ों को बताने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको कहा कि पहले बेंच यानी पहले डेस्क के विद्यार्थी से लेकर अंतिम डेस्क के विद्यार्थी तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें दिया गया कि यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं आ पा रहे कि क्या सिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न हमने अभी ऊपर देखा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस प्रश्न को पूछने का प्रयास किया गया है। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि छात्र कक्षा में शिक्षण के दौरान समझ नहीं आ पा रहा है, यानी जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए यह हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए। पहला है निराशता महसूस करना, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास करें, सी ऑप्शन दिया गया है यह अनुभव करना कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, डी ऑप्शन है छात्रों के लिए दया भाव। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी अगर किसी एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो सीखने आया हुआ है और शिक्षक जो है सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानता है। अगर विद्यार्थी सब कुछ जानता तो वो सीखने क्यों आता, पहले ये फैक्टर है। तो एक शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से किसी तथ्य को या जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहा है, तो उन विधि का हमें जो है उन पे प्रयोग करना चाहिए ताकि वो भी बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। ये नहीं कि अब उसको इग्नोर करने लगे, उस विद्यार्थी को एक तरफ कर दें, वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा तो उसको अलग करके जो तेज विद्यार्थी हैं उनको बस पढ़ाया जाए। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी दूसरे मेथड्स का या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें उसको पढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, और ये वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न होगा और प्रैक्टिस सेट का भी ये लास्ट प्रश्न होगा। इसको देखते हैं। कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक हैं, हमें बताना है। इन चारों में से तीन ऐसे हैं जो श्रवण के घटक हैं लेकिन एक नहीं है, उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है और बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कान से सुनना, फिर बी ऑप्शन है सतर्क रहना, सी ऑप्शन है उत्तर देना और डी ऑप्शन है समझ और स्मरण होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर देना। ये जो है आपके श्रवण के प्रमुख घटक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों जो है कान से सुनना, सतर्क रहना, समझ और स्मरण, ये तीनों जो है श्रवण के घटक के अंतर्गत आते हैं। और हमें ढूंढना किसको था, श्रवण के घटक के अंतर्गत वो न आते हो, तो उत्तर देना जो है श्रवण के घटक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैंने बताए वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है राइट आंसर किया होगा। नहीं होता है राइट, हताश न हो, आप निरंतर प्रयत्न करते रहें। देखिए, निरंतरता के वजह से ही सफलता मिलती है। अगर कोई भी इंसान है निरंतर प्रयत्न करता है तो उसी को सफलता मिलती है। अगर हमने वन टाइम में या सेकेंड टाइम में ही उसको ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया उस कार्य को करना, तो हमें सफलता इतनी आसानी तरीके से नहीं मिलेगी और हमने जितना भी उसके ऊपर कार्य किया वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए हमें कंटिन्यूअस वर्क करने की आवश्यकता होती है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो आप निरंतर जो है प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। चाहे आप नेट का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, चाहे जॉब का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कठिनाई हो आप उसको किस प्रकार से फेस करें, तो आप उन सभी को जो है अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर आपके अंदर निरंतरता है और पेशेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको आज क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपने सभी क्वेश्चन का जो है अच्छे तरीके से जवाब दिया होगा। अगर वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से देखते हैं और हमें आप सभी के लिए निरंतर जो है कार्य करना चाहिए। आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, किस प्रकार से हम आपकी मदद कर सकते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, तो उन सभी कंटेंट को या उस तरह के वीडियो को हम प्रोवाइड करते हैं आपको इस चैनल पर। और वीडियो को शेयर कर दिया करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि निःशुल्क कक्षाएं आपको प्रोवाइड करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आप जिनको ये वीडियो शेयर करें उनको भी फ़ायदा हो। तो बस एक मदद करने के लिए पूरी तरह से हम लोग अग्रसर हैं, तत्पर हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सके आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आप चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्द ही इस चैनल को एक टीम की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें भी मैंने कोशिश की है कि दो चार लोगों को टीम के रूप में वर्क में रखा जाए ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट और अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया जा सके। तो वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मिल सके हेल्प इस वीडियो से। और अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन का ये बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।